कहानी है अजब नगर की। अजब नगर में गोपी अपनी बेगम शीला के साथ रहता था। गोपी काफी गरीब था। अपनी बेगम के साथ खदान में मजदूरी करता था। गोपी और शीला दिन भर खदान में पत्थर तोड़ने का मुश्किल काम करते थे और रात को घर आकर खाना खाकर सो जाते थे। एक दिन सवेरे जब गोपी और शीला खदान जा रहे थे तो शीला गोपी से कहने लगी, आज बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, कदमों में भारीपन आ गया है। अरे कुछ नहीं, ये रात की नौकरी का असर है। गोपी और शीला खदान पहुँचे और पत्थर तोड़ने लगे। अचानक पत्थर तोड़ते तोड़ते शीला बेहोश हो गई। गोपी शीला की तरफ दौड़ा, उसे पानी पिलाकर होश में लेके आया। शीला के होश में आने के बाद ठेकेदार ने कहा, भाई गोपी, इसे अस्पताल लेकर जाओ, ये लो पैसे। ठेकेदार से पैसे लेकर गोपी सरकारी अस्पताल में आया। शीला की जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, खून की कमी की वजह से कमजोर हो गई है, इसे फौरन खून देना होगा। इस पर खर्चा तो बहुत आएगा ना? हाँ, लेकिन चढ़ाना तो पड़ेगा। और कोई दूसरा रास्ता है बाजार में? अगर खून नहीं चढ़ाना चाहते तो रोज इन्हें टमाटर का जूस पिलाओ। टमाटर का जूस? टमाटर तो बहुत महंगे हैं बाजार में। वो फिर आप समझो, मैंने तो अपना काम कर दिया। गोपी शीला को घर लाया और उसे सुलाकर टमाटर तलाशने निकल पड़ा। मेरे पास रकम नहीं, और रकम नहीं तो टमाटर नहीं, और अब इसके साथ साथ किसान भी नखरे करेंगे। गोपी इस ख्याल के साथ चलता जा रहा था तो उसकी नजर एक ताजिर के घर के बाहर पड़े कूड़ेदान पर पड़ी। कूड़ेदान के अंदर एक सड़ा हुआ टमाटर पड़ा था। किसी से खरात मांगने से अच्छा कि इस टमाटर के बीज निकालकर जमीन में बो देता हूँ। वक्त लगेगा पर अपने खुद के टमाटर होंगे। गोपी सड़ा हुआ टमाटर घर लेकर आया और टमाटर के बीज को जमीन में बिखेर कर सो गया। आधी रात को अचानक जमीन कांप उठी और गोपी और शीला की नींद टूट गई। लगता है जलजला आ गया है। नहीं, जलजला नहीं, खदान में धमाका हुआ है शायद। तुम सो जाओ। सुबह होने के बाद गोपी घर से बाहर निकला। बाहर आते ही उसकी नजर गई कि घर के सामने एक बहुत बड़ा टमाटर खड़ा था जो किसी पहाड़ के मानंद था। गोपी को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बुलंद आवाज में शीला को बुलाया। शीला बाहर आई और वो भी टमाटर देखकर हैरत ज़दा हो गई। अरे, कल ही बीज बोया और आज इतना बड़ा टमाटर पैदा हो गया। कुछ समझी शीला? रात को ना तो जलजला आया था और ना ही खदान में धमाका हुआ था। जमीन कांप उठी थी क्योंकि टमाटर गिरा था। देखते ही देखते खबर पूरे अजब नगर में फैल गई और बहुत बड़े टमाटर को देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गोपी हाथ में छुरा लेकर टमाटर को काटने लगा, मगर अफसोस छुरा ही टूट गया। या मेरे मालिक, ये टमाटर तो बड़ा सख्त है। अब रस कैसे निकालेंगे? तभी वहाँ ठेकेदार पहुँच जाता है। इतने बड़े टमाटर को देखकर ठेकेदार भी हैरत ज़दा हो जाता है। हुजूर, आज हम काम पर नहीं आ सकते क्योंकि हमें टमाटर का रस निकालना है। अरे गोपी, मैं तो बस शीला का हालचाल पूछने आया था, लेकिन ये टमाटर देखकर मेरी भी हालत खराब हो गई। क्या तुमने टमाटर का रस निकाला या नहीं? कैसे निकालूं हुजूर? टमाटर इतना सख्त है कि छुरी भी काम नहीं कर रही। छुरी से काम नहीं चलेगा। मैं खदान से बोरवेल मशीन और कुछ टैंकर और पंप मंगा देता हूँ। बोरवेल मशीन से इसे ड्रिल करेंगे और वाटर पंप से सारा रस टैंकर में इकट्ठा कर लेंगे। फिर क्या था, ठेकेदार ने फोन घुमाया और सारा सामान हाजिर हो गया। बोरवेल मशीन को टमाटर पर चढ़ाया गया और टमाटर में सुराख किया गया। फिर टमाटर के सुराख में वाटर पंप डाला गया और पाइप को टैंकर में छोड़ दिया गया। पंप शुरू होते ही टमाटर का सारा रस टैंकर में इकट्ठा होने लगा और देखते ही देखते 20 टैंकर भर गए और टमाटर सिकुड़कर जमीन पर बैठ गया। 20 टैंकर रस निकला है गोपी। ये सुनकर गोपी हैरान हो गया। शीला, जिंदगी भर पिए तो एक टैंकर खत्म नहीं कर पाएगी, फिर 20 टैंकर रस का हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। ठेकेदार की बात खत्म होते ही एक कंपनी के अफसरान वहाँ पर आए
और कहने लगे, मिस्टर गोपी, हम ललन सॉस कंपनी से आए हैं। हमारी कंपनी टमाटर सॉस बनाती है। उसके लिए टमाटर के रस चाहिए, इसीलिए हम आपके सारे टैंकर खरीद रहे हैं। जानते हो गोपी कि 20 टैंकर के कितनी रकम देने वाले हैं? पूरे 5 करोड़। गिनती सुनते ही शीला और गोपी बौखला गए। ये तो बहुत उम्दा बात है, लेकिन सारा रस आप ले जाएंगे तो मेरी शीला क्या पिएगी? क्यों मजाक कर रहे हो जनाब? जितना रस चाहिए उतना रस लिख लीजिए, लेकिन फिलहाल ये 5 करोड़ का चेक रख लीजिए अपने पास। ऐसा कहकर अफसर ने शीला और गोपी को 5 करोड़ का चेक दे दिया। इस तरीके से बड़े से टमाटर के रस ने शीला और गोपी की रूखी सूखी जिंदगी को रंगीन और रसीली बना दिया। खड़गपुर नाम की बस्ती में धोंडू नाम का एक नमूना रहता था, जो किसी को तवज्जो नहीं देता था। हर वक्त अपनी जिद में मसरूफ रहता था और उलझ जाता था। क्यों जनाब ढूंढू, कैसी है भैंस की तबीयत? जनाब, भैंस का तो इंतकाल हो गया। क्यों? किसी तबीयत को क्यों नहीं बुलाया था? तबीब आता तो 200-400 का नुकसान हो जाता। अरे खफ्ती, अब 2 लाख की रकम का नुकसान हुआ, उसका क्या? मन मर्जी करेगा तो नुकसान मिलेगा। गर्मी की इब्तिदा होने वाली थी। धोंडू ने तरबूज की खेती करने की सोची। बाजार से बीज लेकर आया और बो दिए। खाद और सिंचाई का भी अच्छे से ख्याल रखा और कुछ दिनों बाद खेत में तरबूज के तने निकलने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धोंडू खेत में आया और उसने देखा कि किसी भी तने में फल नहीं आया था। ये देखकर धोंडू मायूस हो गया। बीज ही नकली था, एक भी फल नहीं आया। अब तो सारे पौधे उखाड़ फेंकने होंगे। ऐसा कहकर धोंडू सब तने उखाड़कर फेंकने लगा। एक आखिरी तना बचा था। धोंडू उसको भी उखाड़ने वाला था कि उसकी नजर तने पर लगे एक छोटे से तरबूज पर पड़ी। इस बेल को हिफाजत से रखता हूँ, फल बड़ा हो जाएगा तो खाने में उम्दा रहेगा। ऐसा कहकर धोंडू घर तशरीफ ले आया। कुछ दिन गुजर गए। तने पर लगा तरबूज बड़ा होने लगा, रोज रोज बड़ा होने लगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते कोहे तूर जैसा बड़ा हो गया। धोंडू खेत पर आया तो तरबूज को देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तरबूज पर चढ़कर धोंडू नाचने लगा और चीखने लगा। धोंडू की आवाज सुनकर सारा गांव उसके खेत पर पहुंच गया और तरबूज को देखकर वो हैरत ज़दा हो गया। ये तरबूज है या पहाड़? ऐसा तरबूज तो जिंदगी में देखना नसीब ही नहीं हुआ। फिर क्या था, आसपास के सारे माशरे में ये बात फैल गई और कुछ ताजिर तरबूज के दाम लगाने धोंडू के गांव पहुंच गए। नीलामी शुरू हुई और आंकड़ा 2 लाख से ऊपर पहुंच गया। 2 लाख रकम अदा करूंगा, बेचोगे? अरे खप्ती हो गए हो क्या? जिसायत देखी है? जिसायत ही तो मुश्किल है, काटना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, नहीं बिका तो गोदाम में रखना पड़ेगा। हमारी भी तो परेशानियां बढ़ेंगी। 2 लाख में बात पक्की करो। फिर भी धोंडू नहीं माना और ताजिर चले गए। एक दिन धोंडू अपने दोस्त के तरबूज की दुकान पर परेशान बैठा था। उसका दोस्त ग्राहक को तरबूज बेच रहा था। क्यों रे, तरबूज सुर्ख तो है ना अंदर से? अरे जनाब, मुझे क्या पता, मैंने क्या अंदर से घुसकर देखा है? सुनते ही धोंडू के दिमाग में खुराफाती सोच पैदा हुई। धोंडू दोस्त से बोला, अरे तरबूज क्यों खाते हैं लोग? गर्मी को दूर करने के लिए। गर्मी को दूर करने के लिए तरबूज को खा सकते हैं तो उसमें रिहाइश भी तो बना सकते हैं। फिर क्या,
धोंडू वहां से भागा और कारीगर के साथ खेत पहुंचा। तरबूज में एक सुराग बना दो, लोग इसे खाने नहीं, इसमें रिहाइश के लिए आएंगे। कारीगर ने काम शुरू किया। दिन रात काम करते करते एक हफ्ते के दरमियान तरबूज में 100-200 कमरे बनकर तैयार हो गए। फिर क्या था, धोंडू ने हर ओर तरबूज घर की तारीफ करना शुरू कर दी। एक दिन धोंडू तरबूज के सामने खड़ा था। तभी वहां एक आलीशान गाड़ी आकर रुक गई, जिसमें से एक जोड़ा उतरकर धोंडू के करीब आया। धोंडू आप ही हो? जी फरमाइए। हमारा अभी अभी निकाह हुआ है। हम अपना हनीमून कुल्लू मनाली नहीं, आपके तरबूज घर में मनाना चाहते हैं। एक दिन का कितना पैसा लोगे? 2 लाख। फिर क्या था, धोंडू वहां से भागा और दोनों तरबूज घर में अपनी सुहागरात मनाने लगे। फिर धोंडू ने तरबूज घर में एक रेस्तरां भी खोल दिया और उसका मुनाफा भी बढ़ने लगा। बड़े बड़े नामचीन अदाकार, क्रिकेटर सुहागरात मनाने तरबूज घर में आने लगे और धोंडू अरबपति बन गया। एक दिन एक अजायब घर के कुछ लोग वहां आए और बोले, हम ये तरबूज अजायब घर में रख देंगे, बताओ क्या कीमत लोगे? मैं इसे बेचना नहीं चाहता। बेच दो, वैसे भी बारिश के दौरान यहाँ कोई नहीं आएगा और ये पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। हम तकनीक से इसे हजारों साल संभाल के रखेंगे। फिर भी धोंडू नहीं समझा और जो होना था वही हुआ। गर्मियों के खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई और तरबूज घर में ताला लगाना पड़ा। अब कोई तरबूज घर नहीं आना चाहता था। बारिश की वजह से धोंडू भी 2 हफ्ते घर में कैद रहा। जैसे ही बारिश थमी, धोंडू खेत में पहुंचा। पहुंचकर उसने देखा कि तरबूज घर जमीन पर गिर चुका था। खौफनाक बदबू फैली हुई थी। ये देखकर धोंडू सीना पीट पीट कर रोने लगा। या खुदा, ये क्या हो गया? या खुदा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अगर मैं अजाब घर वालों की बात मानता, पैसे भी मिलते और सम्मान भी। अब तो सब खत्म हो गया। इस तरह धोंडू की मनमर्जी उसकी बर्बादी की वजह बन गई।